नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों का। सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर सीधे प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रहा है। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। बार बार हम लोग कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा देशों के नाम नीलाम कर ही रहे हैं। बाहर भी जाते हैं, उन्हीं के धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा जहां जहां हुई है विदेशों की, वो सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए। बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुदा है, अडानी के खिलाफ प्रधान चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुदा है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ मामला सामने, प्रधानमंत्री को सामने के बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले तक के पेंडिंग है, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किसी कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं? विपक्ष अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट हो रहा है, उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जब अब साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। बैठक है आम आदमी पार्टी की, कहा जा रहा है कि टिकट पहली सूची आ जा सकती है। आज अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो फैसला, अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट हो रहा है, उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जब अब साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। बैठक है आम आदमी पार्टी की, कहा जा रहा है कि वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आरोप साबित हो चुके हैं और दोष सिद्धि हुई है। बेहतर होता कि हमारी जांच एजेंसियां भी रिपोर्ट आने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करती। वे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात करते हैं। उद्योगपतियों को नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन एजेंसियां भी उनका बचाव कर रही है। एक उद्योगपति के कारण हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर में करते हैं। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई सेंस के उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें। पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में नहीं थी। सभी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में आरोप सिद्ध हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, 16 पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया। और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड्स थे, जैसे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए 16 पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया। और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड्स थे, जैसे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिव्यू नहीं किया है। ये अगर अडानी पे इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर
प्रतिष्ठा है, सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहता है, आज विदेशों में डंक बज रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसी बस पाई खाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्ले देकर आज तक पहुंचा के उनके पास कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का कहना है कि पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, अभी अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग और एसीसी है जिसने अभियोग जारी किया है। ये बहुत गंभीर है और हम संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हैं। सेबी को भी अपनी जांच के बारे में साफ होना चाहिए क्योंकि वह इसे रोक रहे थे, वे इसे अब और कालीन के नीचे नहीं छिपा सकते। कॉर्पोरेट घराने के साथ साथ भारत सरकार को भी एक स्पष्ट बयान के साथ सामने आना चाहिए। First, it was the Hindenburg report, and the establishment here published it. And now it's the US government's Justice Department and the SEC which has issued an indictment. This is very serious and we demand a joint parliamentary probe, and the SEBI must also come out clean about its investigations because they've been stonewalling it as well. This can't be stonewalled anymore. They can't hide this under the carpet anymore. Very serious allegations have been made. The corporate house as well as the government of India must come out with a categorical statement, and we demand a joint parliamentary committee probe. So do you see any role in government agencies also? Well, the government agencies must put these allegations because these allegations are being made against government entities in India, so they must immediately order a probe. And the SEBI must also act because a listed entity is being accused of indulging in corrupt practices, so that it must have some repercussions too. So the SEBI must also order a probe, the government agencies must order a probe, the corporate entity must issue a categorical statement, and more importantly, since the Hindenburg report, we've been asking for a joint parliamentary committee probe. वहीं इस मामले पर सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा कि हमने अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और गिरफ्तारी सहित उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमने ये भी मांग की है कि अन्य सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। To book Adani on corruption charges and proceed against him, including arrest. We also demanded that an independent investigation into all the other allegations, apart from this very serious allegation, should be conducted, because even in the Hindenburg revelations, he was defended and he was protected. And the third point is that it is directly the Prime Minister himself, Mr. Narendra Modi, Mr. Narendra Modi's leading of the central government, who have extended protection, who have defended Adani personally, Mr. Modi himself. And it's a shame for a country that it is the United States of America's Justice Department which has collected all this information because it believes that US companies were misled. So they are protecting the interests of their companies from this huge fraud by Mr. Adani, whereas the government of India, led by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is protecting this individual and all his companies and giving permission and license and patronage to loot India and India's resources. And these people talk about giving India a bad name outside. It is they, led by Mr. Modi, just prove that what he is saying about India to the rest of the world, that this government is protecting most corrupt entities. So this is a time where it is in India's interest, it is in the interest of the people of India that this man be booked immediately under corruption charges, and along with that, an investigative agency, independent, to look into all the other issues which have been brought up of corruption concerning Mr. Adani and his companies.
तो वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा मुद्दा देख रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में एक मामला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी खुद ही बयान जारी कर अपना बचाव करेगी, कानून अपना काम करेगा। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से वहां रहने वाले लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। जिस क्रम में दिल्ली में अब प्रवेश करने वाली प्रदूषण युक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब विभिन्न स्थानों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए रामनगर डिपो के सहायक महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद रामनगर डिपो से हर रोज दिल्ली जाने वाली BS3, BS4 की 16 बसें दिल्ली रूट पर चलनी बंद कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अब इन बसों को रामनगर से अन्य रूटों पर रवाना किया जा रहा है। सर, दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के लिए ही रोक नहीं लगा रखी है, बल्कि प्रदूषण युक्त जितनी भी बसें हैं, प्रदूषण वाली बसें जो भी हैं, जैसे BS3, BS4, उन सभी बसों पर रोक लगा रखी है। और उत्तराखंड में BS3, BS4 की रोडवेज में बसें ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, और तो BS3, BS4 रोक दी गई हैं। जो हमारे पास CNG और BS6 की गाड़ियाँ हैं, उनको हम यात्री की सुविधा के लिए चला रहे हैं, और उनमें मतलब जितना उनका टाइम का गैप बना करके उन्हीं से काम चला रहे हैं। अभी हमारी 16 गाड़ियाँ लगभग हो गई है प्रतिबंधित दिल्ली जाने में। वो ऐसे देहरादून चला रहे हैं, लोकल मार्गों पर चला रहे हैं फिलहाल। वो लगभग अभी 13-15 बसें आ गई हैं। 14 बसें सर, एक बस आने वाली है अभी। 14 बसें चल रही हैं? हाँ, 14 बसें चल रही हैं। वही उन्होंने ये भी बताया कि अब दिल्ली सरकार के लिए गए फैसले के बाद रामनगर से दिल्ली के लिए BS6 और CNG की बसों को रवाना किया जा रहा है। 3046 जो डीजल वाली गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, वो सारी बंद कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार की मांग है कि CNG गाड़ी और BS6 गाड़ी दिल्ली में चलाई जाए, और जिनकी हमारे पास अभी इतनी उपलब्धता नहीं है। कम से कम 20-22 गाड़ियाँ हमारे से जो बंद हो चुकी है, वो लोकली चल रही, कोई हरिद्वार, कोई हल्द्वानी, ऐसे लोकली भेज रहे हैं उनको, कोई मुरादाबाद। बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से तो गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है सर, यात्री बहुत परेशान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रामनगर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी सेक्टर 27 में एक नए सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, रोहिणी के सेक्टर 27 में जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया है, इस स्कूल में 121 कमरे, 9 लैब, योगा रूम, काउंसलिंग रूम, लाइब्रेरी और 2 मल्टीपर्पज हॉल समेत कई अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। आज जिस स्कूल का हम शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें 121 कमरे हैं जहां पे आपके बच्चे पढ़ेंगे, 9 लैब्स हैं, योगा करने के लिए अलग कमरा है, एक्टिविटीज के लिए अलग कमरा है, बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल अलग है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये सुविधा तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती, आपके बच्चों के लिए इस स्कूल में लिफ्ट भी लगाई गई है। अब वो सीढ़ी से ना जाके लिफ्ट से जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ इस बात पे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे इसलिए भी बहुत खुशी है क्योंकि जो सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे हैं, उनको शाहबाद, दौलतपुर, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ के पे स्कूल जाना पड़ता था, कभी ई रिक्शा पे जाना पड़ता था, कभी माता पिता को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे अपने घर से पैदल स्कूल में आ सकते हैं, उन्हें कहीं पे भी दूर नहीं। किस किस को लगता है कि सरकारों को सबसे ज्यादा मेहनत हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए करनी चाहिए? किस किस को लगता है? सबको लगता है? किस किस को लगता है कि सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा हमारे बच्चों पे खर्च करना चाहिए? सबको लगता है? तो फिर आपको ये बात जान के खुशी होगी कि अगर इस पूरे देश में कोई इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% खर्चा आपके बच्चों पर करती है,
अच्छी शिक्षा पर करती है, वो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। आज सरकारी स्कूलों में लिफ्ट, लैब, बढ़िया फर्नीचर और शानदार क्लासरूम है, लेकिन 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल टूटे फूटे हुआ करते थे। यहाँ माता पिता मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, लेकिन ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया है। आप में से कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है? जो माता पिता यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग पढ़े हैं? क्या स्कूल की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या स्कूल में बच्चों के लिए लिफ्ट होती थी? क्या सरकारी स्कूल में 9 लैब होते थे? क्या बच्चों के लिए बढ़िया टेबल कुर्सी होते थे? नहीं। आप 2015 से पहले का दिल्ली याद करिए। सरकारी स्कूल में सबसे पहले घुसते ही टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बरसात में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं होता था, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। बताइए, ऐसे होते थे कि नहीं होते थे सरकारी स्कूल? हमारे बच्चे मजबूरी में ऐसे टीन टप्पर के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कौन अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे स्कूल में भेजना चाहता था? कोई नहीं भेजना चाहता था। हम अपने दिल पे पत्थर रख के, अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेजते थे। अगर परिवार के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता था तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया तो शायद मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिल जाए। हमने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। पुरानी सरकारों में मंत्री विदेश जाते थे, मुख्यमंत्री विदेश जाते थे, नेता विदेश जाते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेश भेजा कि वो आपके बच्चों को शानदार शिक्षा दे सकें, हमारे बच्चों को शानदार शिक्षा दे सकें। आज सरकारी स्कूल में बच्चों को शानदार लैब मिलती है, अच्छी पढ़ाई मिलती है, स्मार्ट बोर्ड मिलते हैं, कंप्यूटर लैब मिलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक सही सरकार को चुना, जिस सरकार ने आपके बच्चों के लिए काम किया, आपको एक बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब IIT, IIM, JEE और MBBS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति की बदौलत सरकारी स्कूल में छात्रों का अच्छा भविष्य बन रहा है। अब जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली में ऐसी ही शिक्षा क्रांति जारी रहे, तो फरवरी में आपको फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी होगी। मैं सोचती हूँ, पहले जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते थे, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई दुकान पे छोटी सी नौकरी करता था, कोई किसी के घर में काम करता था। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली सरकार के 4 बच्चों की कहानी सुनाऊंगी और आपके आसपास के इलाकों के बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। आप सेक्टर 27 में रहते हैं। सेक्टर 23 रोहिणी में एक शिम्पी नाम की लड़की दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिताजी नरेला की एक छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करते थे। 8,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाते थे। उन्होंने अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में भेजा। शिम्पी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद सरकारी स्कूल में उसे अच्छा मौका ना मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में वहां के टीचर्स ने शिम्पी की मदद करी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी। शिम्पी की पढ़ाई लिखाई में टीचरों ने मदद करी। उसने जेईई के एग्जाम की तैयारी करी और आपको ये जान के खुशी होगी कि सेक्टर 23 रोहिणी में रहने वाली एक फैक्ट्री में छोटे से नौकरी करने वाले पिता की लड़की आज IIT गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। और हो सकता है
कुछ साल में जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, वहां की मैनेजर बने वो लड़की, आज उसे किसी छोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हिमांशु, जब वो 10वीं में था, नंद नगरी में रहता था। उसके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और वो भी जब वो 10वीं में था उसके पिताजी गुजर गए। 11वीं में पढ़ने वाला ये लड़का अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए स्कूल से वापस आके काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था कि उसका घर चल सके। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगा कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हिमांशु MBBS कर रहा है और आने वाले समय में दिल्ली का एक बड़ा, एक शानदार डॉक्टर बनेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, ऐसे स्कूल, ऐसी शिक्षा आगे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है कि ऐसी शिक्षा आगे भी मिलनी चाहिए? सबको लगता है? किस किस को लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? तो जिस जिसको लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए, तो आपको फिर से जब फरवरी में चुनाव आएगा, एक ऐसी सरकार को चुन के भेजना है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। अब आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अब आपको चुनना है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है कि नहीं देनी। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? कुछ आवाज नहीं आ रही है जी। कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? सब लोग चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फरवरी में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो जब फरवरी का महीना आएगा तो फिर से ऐसी सरकार को चुन के भेजना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए काम करती है, उनके भविष्य के लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक व तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ जसपुर नगर में छापेमारी की, जिस लक्ष्मीपुरा खेड़ा रोड पर 2 दुकानों में बिना नाम पर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम में बाहर से ताला लगाकर अंदर महिला चिकित्सक द्वारा किसी महिला का गर्भपात किया जा रहा है, जिस पर संयुक्त टीम ने तालाबंद चिकित्सालय का ताला तोड़कर शटर उठाया तो नर्सिंग होम में महिला चिकित्सक समेत महिलाएं नर्सिंग होम के अंदर मिली, जिससे प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। नर्सिंग होम में गर्भपात के जुड़े औजार मशीन भी बरामद हुई, जिसमें एक महिला का गर्भपात किया जा रहा था। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जसपुर नगर में जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी व कोतवाल जगदीश ठकरियाल ने संयुक्त रूप से खेड़ा रोड पर अवैध नर्सिंग होम पर छापा मारा। डॉक्टर गहलोत के अनुसार शिकायत मिली थी कि एक महिला अवैध रूप से नर्सिंग होम चला रही है और वहीं किसी का गर्भपात भी करा रही है। वहीं नर्सिंग होम में गर्भपात की मशीन, औजार भी मिली। साथ ही नर्सिंग होम में डिलीवरी से जुड़ी दवाइयां, इंजेक्शन भी बरामद किए गए, जिन्हें सील करने के साथ ही नर्सिंग होम को भी सील कर दिया गया। और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा मैडम, सच में फोन नहीं उठा रहा। ठीक है। अरे सर मेरे को परम को फोन, अच्छा आप कीजिए, परम फोन कर रहा, उठा ही नहीं रहा, उसने सारे कॉलेज मिस कॉल कर दी सर। जिलाधिकारी जसपुर के निर्देश पर मैं तहसीलदार जसपुर और कोतवाल जसपुर ने खेड़ा रोड पर एक अज्ञात नाम से चल रहे अस्पताल पर छापा डाला, तो वहाँ पर शटर खोलने पर अंदर पता चला कि अवैध रूप से वहाँ पर मरीज भर्ती हैं
और ऐसे औजार और डिलीवरी के सामान और दवाइयाँ मिली जिनसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई गर्भपात किया जा रहा है। उसके बाद हमने उससे जानकारी ली तो उसने अपना नाम सपना बताया और कहा कि ये अस्पताल परम नाम का व्यक्ति चलाता है। तो उसके बाद हमने जो मरीज़ मिले वहाँ पर उनको चिकित्सा परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर भेज दिया है। उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही आगे के हिसाब से की जाएगी। ये जो सपना है पहले भी कई बार इसका नाम रहा है चर्चाओं में कि ये अवैध अस्पताल चलाती है और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये कहीं पर संविदा में काम करती है। उसकी पूरी जानकारी होगी तो वहाँ से हम उनको CMO साहब को लिखेंगे कि इन पर कार्यवाही की जाए, विभागीय कार्यवाही भी की जाए। और भी सूचनाएं मिली हैं तो उसके हिसाब से और भी नई बस्ती या और भूतपुरी रोड, अफजल रोड, यहाँ पर भी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जिन जिन अस्पतालों को पता लगेगा कि ये अगर अवैध रूप से चल रहे हैं या ऐसी कोई कंप्लेन आती है या हमें भी पता लगता है उन पर सब पे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, जसपुर। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि हम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आए और यहां पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों को वापस हरियाणा की तरफ मोड़ा गया और यहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर BS3 और BS4 की गाड़ियों को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। यहां पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और बाकायदा गाड़ियों के ट्रकों की चेकिंग की जा रही है। अपना नंबर डालो, देखो फटाफट नंबर डालो, इतना ही काम है। अपना उसको रजिस्टर में एंट्री करो, नंबर डालो उसका, BS3 है, BS4 है। यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी स्टाफ लगा हुआ है और यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर जितना भी BS4 है, यदि BS4 को कोई अलाउड नहीं है, यदि BS4 एसेंशियल कमोडिटीज लेके आता है तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन BS4 वाले हम वापस भेज रहे हैं। जिसमें BS6 है या CNG है या इलेक्ट्रिकल है, उन गाड़ियों को हम अलाउ कर रहे हैं। ड्यूटियाँ हमारी 24/7 है, हर 8 घंटे की ड्यूटी में एक TI है। अभी 11 से 7 में ये दूसरी जगह के TI है, तो 3 TI है यहाँ पे। मैं ACP हूँ यहाँ पे और पूरा 3 शिफ्टों में स्टाफ लगाया हुआ है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ है। अभी रात को तो अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि भाई फटाफट कंजेशन ना हो और या तो जिसको रिटर्न करना है रिटर्न कर देते हैं या एंट्री करवाना है एंट्री करवा देते हैं। चलान का नहीं है क्योंकि बॉर्डर है तो चलान का वो नहीं, वो वापस कर देते हैं हम। लेकिन आगे की हमारी टीमें आगे भी लगी हुई है, यदि वहां मिलती है तो उनका बाकायदा चलान होगा। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।